तो चलिए दोस्तों, यहाँ से सबसे पहले आज हम फोर्थ चैप्टर शुरू करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे पहले आप देख लीजिए कि आपके लिए ये क्यों रेलिवेंट है। आपके यूपीएससी के पीवाईक्यू में ये डायरेक्टली चीज़ें आई हुई हैं, लाइन टू लाइन रिपीट होती है, इसलिए लाइन टू लाइन पढ़ाऊंगा। लाइन टू लाइन आपको समझना है, क्योंकि हम प्री का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। हम मजाक नहीं कर रहे हैं या कोई ऐसा फैक्चुअल चीज़ इसमें नहीं होगी। इसमें लाइन वाली चीज़ होगी, फैक्ट समझने वाली चीज़ होगी, स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस होगा। तो देखिए गैसेस के बारे में है, गैसेस के बारे में हमारी स्टेटमेंट आई हुई है। फिर यहाँ पे आइसोथर्म, फिर आइसोथर्म पूरा का पूरा दोनों स्टेटमेंट यहाँ से दोनों रिपीट हुई हैं। आप देख लीजिए, अगर नए व्यूअर हैं, पुराने वाले होंगे तो उनको इतनी बार दिखा दिया होगा कि बार बार कहेंगे सर ये बात क्या रिपीट करते रहते हो आप। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 मिनट का समय दीजिएगा मुझे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है 5 मिनट में तो ही वीडियो को आगे देखिएगा, उसके बाद वरना आप स्किप करके जा सकते हैं। व्यूज़ और सब्सक्राइबर बन मत जाइए, क्योंकि ये चीज़ आपको अच्छी लगने वाली है और उसी के साथ फायदेमंद होने वाली है। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स की हम बात करेंगे। हमने देखा कि इंटीरियर ऑफ अर्थ कैसा है और कौन कौन सी चीज़ों से वो बना हुआ है। हमने फिर देखा कि ज्योग्राफी है। बाकी हमने अभी ओशंस के बारे में भी पढ़ा कि करंट्स वगैरह हो गई, क्योंकि पहले से मैंने क्लाइमेट से शुरू किया, फिर मैं ओशन पे गया, अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि अब ये हम पढ़ सकते हैं। इतना ज़्यादा ये रेलिवेंट हमारे लिए होगा, क्योंकि अब इसमें से क्वेश्चंस जो आने के चांसेस हैं वो बढ़ गए हैं, क्योंकि पीछे वाले क्लाइमेट वगैरह से क्वेश्चन आए हैं, पर इन पार्ट से क्वेश्चंस कम आए हैं। तो हो सकता है 1-2 क्वेश्चन इस पार्ट से उठा करके दे दे, और एनसीईआरटी की लाइंस ऐसी ऐसी हैं कि जिसमें से क्वेश्चन बड़ी आसानी से बन सकता है। तो चलिए, इन प्रीवियस चैप्टर यू हैव स्टडीड दैट द इंटीरियर ऑफ अर्थ, यू ऑलरेडी नो, फैमिलियर विद द वर्ल्ड मैप। आपको वर्ल्ड मैप पता है, इंटीरियर के बारे में पता है, कॉन्टिनेंट के बारे में जानते हैं, और आपको पता है कि 29% ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ एंड रिमाइंडर इज अंडर ओशनिक वाटर। और आपको पता है कि जो 29% है वो कॉन्टिनेंट है, बाकी उसके अलावा जो कुछ भी है वो ओशन वाटर के नीचे है। द पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन बॉडीज एज वी सी देम इन मैप हैव नॉट बीन द सेम इन द पास्ट। और ये हमेशा से ऐसी नहीं थी, जैसा कि आज हम मैप पे देखते हैं कि हमारा यूरेशिया ऐसा है, यूरोपेशिया ऐसा है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ऐसा है, अफ्रीका ऐसा है। तो पहले ये चीज़ें ऐसी नहीं थी। तो इसमें एक और थियोरी आती है जिसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, अल्फ्रेड वेगनर जी की। और इसमें क्या बताया गया, इसमें ये बताया गया कि पहले सब एक बड़े लैंडमास का नाम पार्ट थे जिसको हम पैंजिया के नाम से जानते हैं, और फिर ये पैंजिया जो है वो ब्रेक किया और उसने अलग अलग डिफरेंट जो है बनाए यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स। फिर हमारा इंडिया जो है, इसको इंडिया सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहले पार्ट था अफ्रीका का, फिर ऐसे ड्रिफ्ट हुआ, ड्रिफ्ट होते होते जा करके इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है, और वहाँ पर फॉर्मेशन होता है हमारे इंडिया का, और नई जगह वो लोकेट हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें हैं। फिर इसको देखते कैसे हैं कि यहाँ पे जब सबको फिक्स किया गया एक साथ जिगसॉ पजल से, और फिर जब हम रिमेन्स देखते हैं, क्योंकि अगर हम एक्सप्लोरेशन करते हैं इंडिया में तो मिनरल्स वैसे पाए जाएंगे, जो स्ट्रक्चर है वैसा पाया जाएगा जैसे कि आपकी अफ्रीका में देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर जो स्पीशीज़ पाई जाएंगी वो भी आपको काफ़ी हद तक मैच करती नज़र आएंगी। तो सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं आगे इसमें। द पोजीशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन बॉडीज एज वी सी देम इन मैप हैव नॉट बीन द सेम इन द पास्ट। वो पहले से ही पास्ट में ऐसी नहीं थी। मोर ओवर इट इज़ नाउ ए वेल एक्सेप्टेड फैक्ट दैट ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स विल नॉट कंटिन्यू टू एंजॉय देयर प्रेजेंट positions in time of come. If this is so, the question rises, what were their position in the past? अगर ऐसा है तो उनकी पोजीशन क्या थी, why and how they changed their position। ऐसा क्या कारण हुआ कि उन्होंने अपनी पोजीशन को चेंज की, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसा नहीं होता जो कि एकाएक होता है या फिर बिना किसी रीज़न के होता है। देयर इज़ एवरी रीज़न एवरी कॉज बिहाइंड एनी फिनोमिना विच इज़ बीइंग हैपन ऑन द अर्थ। तो इवन इफ इट इज़ ट्रू द कॉन्टिनेंट एंड ओशन हैव चेंज एंड आर चेंजिंग देयर पोजीशन, यू मे वंडर एज हाउ साइंटिस्ट नो दिस। तो आपको ये लगेगा कि हाँ ठीक है, अगर बदली होगी तो वहाँ पे साइंटिस्ट तो जिंदा थे नहीं, तो उनको कैसे पता कि ये चीज़ें हुई। तो वो आगे बताएंगे कुछ थियरीज में, तो आगे जानने वाले हैं हम। सबसे पहली थियरी क्या आती है हमारी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी आती है। यानी कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट मतलब सरक जाना। तो कुछ ऐसा बात हो रहा है कि कॉन्टिनेंट सरकने की बात हो रही है। फॉर एग्जांपल आप रेस अगर देखते हैं, कार रेसिंग देखते हैं, बाइक रेसिंग देखते हैं, तो वहाँ पे कार की ड्रिफ्ट होती है, कार ड्रिफ्ट कराई जाती है। यानी पिछला पहिया ऐसे रोटेट करता रहता है, अगला पहिया ऐसे, आपने रील वगैरह में देखा होगा, अगले पहिए को कंट्रोल करते रहते हैं, पीछे से पिछला पहिया ऐसे सरकता जाता है, ड्रिफ्ट करता जाता है। तो कुछ इसी प्रकार से हमारा कॉन्टिनेंट भी ड्रिफ्ट किया है, वो गया है कहीं पे आगे मूव किया है। ऑब्जर्व द शेप ऑफ कोस्टलाइन ऑफ अटलांटिक ओशन।
अब यहाँ से ये कह रहा है कि आप ऑब्जर्व कीजिए शेप जो कोस्ट लाइन की है अटलांटिक ओशन की, आप सरप्राइज रह जाएंगे इसकी सिमेट्री को देख करके। ऑन आइदर साइड ऑफ द ओशन, दोनों ही तरफ ओशन के। नो वंडर मेनी साइंटिस्ट थॉट ऑफ दिस सिमिलरिटी एंड कंसीडर द पॉसिबिलिटी ऑफ टू अमेरिकाज, यूरोप एंड अफ्रीका। तो यहाँ पे उन्होंने कंसीडर किया कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, टू अमेरिकाज यानी नॉर्थ एंड साउथ, यूरोप और अफ्रीका, टू बी वंस ज्वाइंड टुगेदर। एक ऐसा टाइम था कि सब एक दूसरे के साथ क्या थे, मिले हुए थे। फ्रॉम द नोन रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ साइंस इट वाज अब्राहम ऑर्टेलियस। तो यहाँ पे अगर नॉन रिकॉर्ड की बात करें, जो अब्राहम ऑर्टेलियस जी थे, अ डच मैप मेकर, जिन्हें वो कहाँ से थे, डच से थे, और वो मैप बनाने का काम करते थे। अब पहले के ज़माने में आप सोचिए, अब आप हैं 1400 के टाइम में, 1300 के टाइम में। आज का ज़माना होता है, आप अपना मोबाइल निकालते हैं, मोबाइल निकाले, गूगल मैप ऑन किए, गूगल मैप ऑन करने के बाद जहाँ कहीं जाना है आप चले जाते हैं। अमेरिका देखना है, मैप पे देख लिया, जूम कर लीजिए, स्ट्रीट व्यू आपको दिख जाएगी, हाँ ये ऐसी स्ट्रीट है, ये बिल्डिंग ऐसी बनी हुई है। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब वो लोग मैप से जाते थे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करके, तो उनको कैसे पता चलता था किस साइड जाना है। और आज हम देख रहे हैं कि सेप हमारे नॉर्थ अमेरिका की ऐसी है, इंडिया की हमारे ऐसी है, चाइना ऐसा है, रसिया यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है। लेकिन उस टाइम पे उनको कैसे पता चलता था कि ये चाइना इतना ही बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया इतना ही बड़ा है और अमेरिका इतना ही बड़ा है, अमेरिका के बाद अफ्रीका आ रहा है। तो उन्होंने कैसे मैप बनाए होंगे, आप भी सोचिए कि उनकी शेप्स तो डिफरेंट, कुछ तो डिफरेंट रही होंगी। कि जैसे अब कोई अमेरिका से निकले हैं, वास्को डी गामा, और अमेरिका से निकल के आगे बढ़ रहे हैं, धीरे 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 उनको अफ्रीका मिला, तो पहले वो यही समझे कि अफ्रीका की जो है खोज, हमने इंडिया की खोज कर ली है, जबकि वो अफ्रीका था। तो अफ्रीका के पास पहुंचते हैं तो अब उनको तो एक ही चीज़ पता होगी कि मैं इस डायरेक्शन में निकला, सूरज इस डायरेक्शन में था, यानी हम नॉर्थ में जा रहे हैं, हम ईस्ट में जा रहे हैं, हम वेस्ट में जा रहे हैं, हम साउथ में जा रहे हैं। तो उनको यही पता होगा पहले। तो इसका मतलब उनके पास जो लैंडफॉर्म का नक्शा रहा होगा उसमें कुछ ऐसे मार्किंग होगी और वो ऐसे उसको पकड़ के आगे गए होंगे। उनको एग्जैक्टली पता नहीं होगा कि यहाँ से यहाँ तक अफ्रीका है, इसके आगे आएंगे तो आप इंडियन ओशन पड़ेगा, फिर इंडियन ओशन क्रॉस करेंगे तब जाके हमारा प्यारा भारत आएगा। तो यहाँ पे ये डच जो मैप मेकर थे, हु फर्स्ट प्रपोज्ड सच अ पॉसिबिलिटी, उन्होंने ऐसी कुछ पॉसिबिलिटी पहले 1596 में 1596 में प्रपोज की। फिर यहाँ पे एंटोनियो पेलेग्रिनी जी आते हैं जिन्होंने एक मैप ड्रॉ किया शोइंग 3 कॉन्टिनेंट्स टुगेदर, लेकिन उन्होंने इन तीनों कॉन्टिनेंट को एक साथ जोड़ने की कोशिश करी। अब ये सोचिए कि गजब के वो इंसान रहे होंगे, गजब के वो लोग रहे होंगे और गजब की उनकी ऑब्जर्वेशन रही होगी, मेहनत रही होगी कि वो कैसे समझ गए कि फिर भी नॉट 100% देन आई थिंक दैट दे आर वेरी क्लोज, 60 to 70% भी अगर वो समझ जाते हैं कैसे ऐसी कोस्ट है, फिर ऐसे यहाँ से मुड़ी हुई है, मुड़ के फिर ऐसे जाएगी तो कैसे बन रही है वो, ये सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आता है अल्फ्रेड वेगनर जी का, अ जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट हु पुट फोर्थ अ कॉम्प्रीहेंसिव आर्गूमेंट, जिन्होंने अपनी बात तो बोली लेकिन उसके साथ एक आर्गूमेंट भी रखी इन फॉर्म ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी। कब हुआ ये? 1912 में। दिस वाज रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट, की ओशन और कॉन्टिनेंट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ। अब वेगनर जी के हिसाब से क्या होता है, ऑल द कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड अ सिंगल कॉन्टिनेंटल मास। तो जो सारे कॉन्टिनेंट है ना, फॉर्म क्या करते हैं, पहले एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास थे एंड अ मेगा ओशन सराउंडेड देम। अब फॉर एग्जांपल आज आप देखेंगे जब सारी चीज़ें अलग अलग हो गई, मान लीजिए वैसा एक बहुत सा पानी है, अब इसमें अलग अलग आप पोर्शन बना दीजिए तो सब अलग अलग हो गए, अलग अलग समुद्र हो गया। लेकिन एक टाइम है कि अगर आप एक गेंद डालेंगे एक थाली के अंदर तो उसके आसपास क्या हुआ, पानी पानी है। तो वही कह रहे हैं कि पहले ये सारे मिले हुए थे जिसका नाम था पेंजिया, और इस पेंजिया का जैसे ये अर्थ हो गई, यहाँ पे एक पेंजिया हुआ करता था और इस पेंजिया के चारों तरफ एक मेगा ओशन था। तब ये स्ट्रेटिफाइड ऐसे नहीं था कि ऐसे ऐसे हो गया, इधर दूसरा ओशन, इधर दूसरा ओशन, इधर दूसरा ओशन, इसको हमने ही नाम दिया हुआ है, पर ऐसा नहीं था। फिर अब इस मेगा ओशन को क्या कहते थे, पैंथेलासा, पैंथेलासा इसको हम कहते थे, यानी पेंजिया किसको कहेंगे हम, जो जोग्राफिक एरिया है, और पैंथेलासा उसको कहेंगे जो ओशन है। मीनिंग ऑल वाटर, इसका क्या मतलब होता है कि ऑल वाटर, चारों तरफ पानी ही पानी। अब उन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट्स दी, अब उनको प्रूव करने के लिए कुछ तो बताना पड़ेगा। देन व्हाई आर यू सेइंग दिस, नहीं तो कहते क्या ब्लफ कर रहे हो यार, कुछ भी सुबह सुबह सपना देख लिए हो लग रहा है मुझे।
तो ये उन्होंने आर्ग्यूड दैट अराउंड 200 मिलियन ईयर एगो, वो कहते हैं कि लगभग 200 साल पहले द सुपर कॉन्टिनेंट, जो हमारा सुपर कॉन्टिनेंट है जिनको उन्होंने पैंजिया का नाम दिया, वो स्प्लिट होना शुरू हुआ। अब कोई चीज़ अगर अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगी तो अलग अलग पार्ट में आज है तो डिवाइड हुई होगी तभी है। ये तो बेसिक सी बात होती है कि अगर 4 पार्ट यहाँ पे आपने देखे, आप बढ़िया सी कोई सामान खरीद के लाए हैं, अब उसके 4 पार्ट आप बिखरे पड़े देखे हैं तो इसका मतलब समझिए कि किसी ने तो तोड़ा है। तो ये चीज़ समझ जाते हैं आप। बिगैन टू स्प्लिट, पैंजिया फर्स्ट ब्रोक इनटू 2 लार्जर कॉन्टिनेंट। और सबसे पहले क्या बताते हैं कि पहले ऐसे था, फिर बड़ा था, अब उसके बाद ये 2 लार्जर कॉन्टिनेंट में डिवाइड हुआ, फिर ये हो गया और ये हो गया, यानी अब यहाँ पे 1 से 2 हो गए मासेस में, जिसको उन्होंने फर्दर नाम दिया लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड। अब अभी देखेंगे तो जो अफ्रीका है, इंडिया है, ये सब किसके पार्ट हैं? गोंडवाना लैंड के। और लॉरेशिया अगर आप देखेंगे तो आपका जो एशिया है, और इधर आपके अभी बताएगा जो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, जो कि फॉर्म करते हैं नॉर्दर्न एंड साउदर्न कॉम्पोनेंट्स रिस्पेक्टिवली, जो कि नॉर्थ और साउथ कॉम्पोनेंट को ये फॉर्म करते हैं। जैसे कि Subsequently, Laurasia and Gondwana continued to break into various smaller continents। और ये जो लॉरेशिया है और ये गोंडवाना है, ये दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड होना शुरू हो गए। ठीक है, अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका किसी ने बना लिया, किसी ने एशिया बना लिया, यूरोप हो गया आपका अलग कॉन्टिनेंट, यूरेशिया जिसको हम एक साथ वर्ड स्टडी करते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अ वैरायटी ऑफ एविडेंसेस वाज ऑफर्ड इन सपोर्ट ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। और यहाँ पे उन्होंने कुछ एविडेंसेस भी दिए हैं कि ऐसी हवा में बात नहीं करेंगे वरना हमें सब हल्के में ले लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने देखा था कि जो अब्राहम और टेलियस जी हैं उन्होंने ऐसे बोल दिया था, जो कि मैप मेकर थे, वो गए ऑब्जर्व किए, मैप बनाया उन्होंने और उन्होंने ज्वाइन करके दिखाया, लेकिन लोगों ने उनकी बात को हल्के में ले लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो बताया कि ऐसा सेप है, बोले होंगे कि भैया हो सकता है ऐसा सेप, ऐसी कोई बड़ी बात तो नहीं है, लेकिन एग्जैक्टली हम कह नहीं सकते कि अगर कोई चीज़ ऐसे ऐसे मिल जाती है तो इत्तेफाक भी हो सकता है ना। पर यहाँ पे तो मिलियन सालों में बहुत सारे चेंजेस होंगे, कोस्ट बदल गई होंगी, कहीं पे सुनामी आ गई, कहीं पे डूब गया, कहीं पे फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया। अब एविडेंसेस की बात करते हैं। एविडेंसेस इन सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी, ये आपकी एग्जामिनेशन में आता है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द मैचिंग ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जिगसॉ फिट। जिगसॉ फिट यानी ऐसे सब आके एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। अब कौन कौन से फिट हो रहे हैं? द शोरलाइन ऑफ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका फेसिंग ईच अदर हैव अ रिमार्केबल एंड अनमिस्टेकेबल मैच। अगर आप आपकी अफ्रीका को देखेंगे, मैप अगर आपके पास अटलस है, जल्दी जल्दी मैप खोलिए, मैं आपको हमेशा मैप नहीं दिखाऊंगा, ये काम आपका भी है। तो यहाँ पे आप जल्दी से नज़र डालिए आपके अफ्रीका पर और जल्दी से नज़र डालिए साउथ अमेरिका पर और देखिए ये कहाँ से जुड़ रहे हैं, कैसे जुड़ सकता है। थोड़ा पजल देखिए, रीजनिंग हो जाएगी आपकी। और यहाँ पे अनमिस्टेकेबल मैच यानी हूबहू एग्जैक्टली ऐसे ही हो रहे थे। इट मे बी नोटेड दैट अ मैप प्रोड्यूस्ड यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। और ये नोट किया जा सकता है कि एक अगर ऐसा कोई मैप प्रोड्यूस किया जाए कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज़ करके, जो कि बेस्ट फिट करे अटलांटिक मार्जिन को, वाज प्रेजेंटेड बाय बुलर्ड इन 1964। और ये बुलर्ड द्वारा जो है दिया गया कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज़ करके, जो कि अटलांटिक मार्जिन को जोड़ करके देखे और उन्होंने पाया कि ये बहुत अच्छी तरीके से फिट हो रहा है। इट प्रूव्ड टू बी क्वाइट परफेक्ट, और वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट था। द मैच वॉज ट्राइड अ 1000 फैथम लाइन इंस्टेड ऑफ द प्रेजेंट शोर लाइन। और यहाँ पे ये जो मैच किया गया 1000 फैथम लाइन इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट शोर लाइन, यानी आज की, मैंने बताया कि शोर लाइन्स में हमेशा चेंज होती रहती है, तो ये 1000 फैथम लाइन पर इसको जो है ऑब्जर्व किया गया। अगर आप आपसे करते तो अब तो चेंज आ गया है, वो ऐसे फिट नहीं हो पाती, लेकिन ये सोचे कि उस टाइम में कैसी रही होगी, कौन कौन से चेंजेस आई हैं वहाँ पे, तो उस हिसाब से उसको देख करके इसको फिट करने की कोशिश की गई है। आइए, रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशंस। और यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि जो रॉक की शेप है, एज है, द रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस द ओशन। अब ओशन के पास रॉक्स की एजेस समान कैसे हैं? द रेडियोमेट्रिक डेटिंग। तो यहाँ पे किस चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है? रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड का। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है एंड इट कैन आस्क इन द एग्जामिनेशन कि यहाँ पे रॉक्स की एज को फाइंड करने के लिए व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द टेक्निक्स अवेलेबल टू अस, देन यू विल जस्ट राइट अबाउट इट दैट इट इज रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड विच कैन बी यूज्ड फॉर व्हाट?
फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ द रॉक। ओके, चलिए। डेवलप्ड इन द रिसेंट पीरियड हैव फैसिलिटेटेड कोरिलेटिंग द रॉक फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स से जो रॉक्स मिली उनको एक साथ कोरिलेट करता है। द वास्ट ओशन, अक्रॉस द वास्ट ओशन, हमारे ओशन के आसपास से। द बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक, जो बेल्ट है, एक बेल्ट पाई गई किसकी? एंशियंट रॉक्स की, ऑफ 2000 मिलियन ईयर्स। ब्राज़ील कोस्ट से वो मैच किससे करता है? वेस्टर्न अफ्रीका से। यानी ब्राज़ील आपके कहाँ है? आप कमेंट करके जल्दी से बताइए। साउथ अमेरिका में। और ये किससे मैच करता है? अफ्रीका से। और द अर्लीस्ट मरीन डिपॉजिट अलोंग द कोस्ट लाइन ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका आर ऑफ जुरासिक एज। और जो अर्लीस्ट मरीन डिपॉजिट्स हैं, मरीन डिपॉजिट आपको पता है ना, मरीन मतलब पानी, जल, डिपॉजिट मतलब जो भी वहाँ पे डिपॉजिट हो रखे हैं, उनको जब मैच किया गया तो वो कहाँ के निकले? जुरासिक एज के निकले। ठीक, दिस सजेस्ट दैट ओशन डिड नॉट एग्जिस्ट प्रायर दैट टाइम। इसका ये मतलब है कि उस टाइम में जो ओशंस थे वो वहाँ नहीं हुआ करते थे, तभी तो वहाँ पे जीवन पाया गया, तभी तो वहाँ पे जो है डिपॉजिट पाए गए जुरासिक एज के। टिलेट, अब टिलेट क्या होता है? इट इज़ अ सेडिमेंट्री रॉक। टिलेट एक प्रकार का सेडिमेंट्री रॉक होता है, फॉर्म्ड आउट ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर, जब ग्लेशियर डिपॉजिट होते हैं। द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस। जो गोंडवाना सिस्टम है सेडिमेंट का फ्रॉम इंडिया, इंडिया से, इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस। उसके 6 डिफरेंट लैंड मासेस हैं उसके पार्ट ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर के। तो आप समझ सकते हैं, एट द बेस द सिस्टम हैज थिक टिलेट, और इसके बेस पर क्या पाया गया? थिक टिलेट पाया गया, इंडिकेटिंग एक्सटेंसिव एंड प्रोलॉन्ग ग्लेशिएशन। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे बहुत एक्सटेंसिव और बहुत लंबे समय के लिए ग्लेशिएशन हुआ है। ग्लेशिएशन क्या होता है? अब मान लीजिए ग्लेशिएशन मतलब ग्लेशियर, बड़े बड़े ग्लेशियर्स फॉर्मेशन हुए, और फिर जब वो ग्लेशियर्स होंगे, मान लीजिए वो ऐसे मूव करेंगे तो जो सरफेस है उसको रगड़ेंगे, फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे, तो उससे कुछ ना कुछ जो लैंडफॉर्म है वो डेवलप होती हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया था फिजॉर्ड का, फिजॉर्ड कैसे बनते हैं? तो यही जब आपके जो ग्लेशियर्स हैं बड़े बड़े, वो आपकी वैलीज के थ्रू जाते हैं, तो वैली में आपको छेद करते देखने को मिल जाएंगे वो, और वैली में ऐसे ऐसे आपको हो जाएगी वैली, और वो क्या होगा? बहुत अच्छी सीनरी प्रोवाइड करते हैं। तो फिजॉर्ड्स के बारे में पूछा था, ऐसे ही बताया गया था। काउंटर पार्ट ऑफ दिस सक्सेशन आर फाउंड इन अफ्रीका, और इसके जो काउंटर पार्ट हैं वो अफ्रीका में मिलेंगे, फाकलैंड आइलैंड में मिलेंगे, मडागास्कर में, अंटार्कटिका में और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ओवरऑल रिजल्बलेंस ऑफ गोंडवाना टाइप सेडिमेंट्स क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट दैट दीज लैंड मासेज हैव रिमार्केबली सिमिलर हिस्ट्रीज। और इन सब में इंडिया को अगर इससे सबको जोड़ के देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि इनकी सबकी जो इतिहास है वो सेम सी है। जैसे कि अभी जेनेटिक सीक्वेंसिंग चल रही है, यानी अगर आपको पता करना हो कि आपके प्रकार के जीन्स वाले या फिर आपके भाई बहन आप किससे रिलेटेड हैं, कहाँ वालों से रिलेटेड हैं, तो ईजिली आप जो है अपना जाके सैंपल जमा कराइए, और जितने लोगों ने जमा कराया है, जितने लोगों ने अपना सैंपल दिया है, उनसे मैच करके देखा जाएगा, तो आपका ऑरिजिन बता दिया जाएगा कि आपकी जीन्स आप कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ से मैच कर रही है। द ग्लेशियल टिलेट्स प्रोवाइड ambiguous evidence of paleoclimates and also drifting of continents। तो ये जो ग्लेशियल टिलेट्स हैं ये ambiguous evidence of paleoclimate, तो वहाँ के क्लाइमेट के बारे में भी बताते हैं और ड्रिफ्टिंग के बारे में भी बताते हैं। अब क्लाइमेट कैसे, इतनी ठंडी थी जब ग्लेशियल टिलेट्स मिले हैं, ग्लेशियल डिपॉजिट्स मिले हैं, इसका क्या मतलब है कि भाई साहब बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर हुआ करता था उस टाइम पे। फिर नेक्स्ट एविडेंस क्या होता है? प्लेसर डिपॉजिट। ये क्या होती हैं? द ऑकरेंस ऑफ रिच प्लेसर डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। प्लेसर डिपॉजिट किसके? गोल्ड के। इन घाना कोस्ट में पाए गए। एंड प्लेसर डिपॉजिट मतलब किसी प्लेस पे जो डिपॉजिट मिले हुए हैं, जैसे कि घाना कोस्ट में पाया गया कौन सा? गोल्ड का डिपॉजिट। एंड द एब्सोल्यूट एब्सेंस ऑफ सोर्स रॉक इन द रीजन इज एन अमेजिंग फैक्ट। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो अगर आप अमेजॉन बेसिन में जाएंगे, अमेजॉन रिवर्स में जाएंगे, तो ऐसा माना जाता है कि अमेजॉन रीजन जो है
वहाँ पर सोना बहुत होता है। और डिस्कवरी पर भी पहले ऐसे प्रोग्राम आते थे जिसमें सब जाते थे नदियों से सोना निकालने के लिए, लेकिन ये डिपॉजिट जो है घाना कोस्ट में पाया गया है, और जहाँ पे ऐसी कोई सोर्स रॉक ही नहीं है जिसमें सोना मौजूद हो, तो ये डिपॉजिट आया कहाँ से, वो भी इतना उतना नहीं, बहुत सारा डिपॉजिट। इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं वो साउथ अमेरिका वाले जो अमेजोन बेसिन वाली रिवर है उससे अटैच थी, तो उस रिवर से सोना आ रहा था जो कि यहाँ पे डिपॉजिट हुआ। कहीं से कोई चीज़ बह के आएगी तो एक जगह कहीं पे जाके डिपॉजिट होगी। जैसे आपकी गंगा जी से सेडिमेंट बह के आते हैं तो यूपी वगैरह में वो प्लेन्स में आकर के चारों तरफ प्लेन्स अपना बना देती हैं। फिर नीचे और आगे जाएंगे तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र आपकी है, वहाँ से मिलके वहाँ पे बांग्लादेश में बहुत बड़ा प्लेन बनाती है, तो सेडिमेंट हो गया, वो सेडिमेंटेशन कर रही है। वैसे ही सेम हमें सेडिमेंटेशन देखने को मिलेगा गोल्ड का, पर गोल्ड की कोई पेरेंट रॉक ही वहाँ पे नहीं है। इसका मतलब आई कहाँ से, अमेरिका से आई। तो यहाँ से अनुमान लगाया गया कि हो सकता है जो आज यहाँ से जुड़ा हुआ है कल वहाँ से जुड़ा था, इसी वजह से वहाँ से जो चीज़ चली यहाँ पे आई है और यहाँ पे मिल गई है। तो ये एक क्या हो गया, फैक्ट हो गया, ये एक एविडेंस हो गया। द गोल्ड बियरिंग वेन्स आर इन ब्राज़ील, ये देखिए जो गोल्ड बियरिंग वेन्स हैं वो ब्राज़ील में हैं। एंड इट इज ऑब्वियस दैट गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना, और ऐसा ऑब्वियस है कि जो घाना के गोल्ड डिपॉजिट्स हैं वो डिराइव कहाँ से किए गए हैं, ब्राज़ील प्लेट्यू से। व्हेन टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाई साइड, जब दोनों एक साथ में थे तो यहाँ से ऐसे नदी आई और यहाँ से ये ऐसे बहाई और यहाँ पे ले आके डिपॉजिट कर रही है। फिर ये भैया डिपॉजिट लेके भाग जाते हैं, कहते हैं तेरा सोना, पर मैं सोना नहीं लूँगा, मैं सोना लेके चल दिया। और ये भैया हमारे अफ्रीका वाले सोना लेके अपने दूर निकल लेते हैं, और ये फिर यहाँ तो पेरेंट रॉट की है, ये प्रोड्यूस ही करते रह गए। फिर दूसरी चीज़ क्या आती है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल का डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप बताइए, जैसे आप हैं मैं हूँ, अब आपका भाई यहाँ रह रहा है, मेरा भाई यहाँ रह रहा है, मेरे आपके भाई हैं, सब हम सब भाई हैं, भाई बहन हैं, सब भाई बहन हैं। तो आप अब यहाँ भी रह रहे हैं, यहाँ भी रह रहे हैं, एक घर हमारा यहाँ, एक घर हमारा यहाँ। अब दोनों लोग यहाँ वहाँ खेल रहे हैं, लेकिन जब हम मर जाएंगे, हम यहाँ पे दफन हो जाएंगे, हमारी हड्डियाँ यहाँ होगी, और मेरा वाला घर ऐसे टूट जाएगा, टूट करके दूर चला गया, बहुत दूर चला गया। अब मैं यहाँ पहुँच गया, आप यहाँ पहुँच गए, लेकिन जब हड्डियों की खुदाई होगी तो पता चल जाएगा कि ये वाले जो हैं और ये वाले जो हैं इनका तो डीएनए मैच कर रहा है भैया। तो इसका मतलब ये दोनों एक ही घर के हैं, लेकिन अब तो इनके बीच में समुद्र आ गया है। पर तो इसका मतलब हो सकता है कि ये दोनों जुड़े रहे हों, ये चीज़ है, ठीक है। अब इसमें किसके फॉसिल पाए गए हैं ये भी देखिए। उस समय हम आप तो थे नहीं, तो कौन थे, आइए आगे पढ़ते हैं। व्हेन आइडेंटिकल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स अडॉप्टेड टू लिविंग ऑन द लैंड और इन द फ्रेश वाटर आर फाउंड ऑन द आइदर साइड ऑफ द मरीन बैरियर्स, अ प्रॉब्लम अराइजेस रिगार्डिंग अकाउंटिंग फॉर द सच डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये क्या कह रहा है, व्हेन आइडेंटिकल स्पीसीज, जब एक तरह की स्पीसीज चाहे वो प्लांट की हो या फिर एनिमल की हो अडॉप्ट कर जाती हैं किसी एक लैंड पर रहने के लिए या फिर फ्रेश वाटर में रहने के लिए, तो अगर वो दूसरी जगह पाई जाती हैं मरीन बैरियर के अलावा, कि अगर मान लीजिए एक मछली है, वो मछली अब यहाँ पे रह रही है इस जगह पे और ये रह रही हैं इस जगह पे, और ये मछली है पानी वाली, ये मछली है नदी वाली। अब ये नदी वाली मछली समुद्र तैर करके तो थोड़ी इस नदी में चली जाएगी, क्योंकि ये तो रहती है मीठे पानी में, और मीठे पानी से यहाँ थोड़ी पहुँचेगी। तो ये बात हो गई। अब ऐसा कोई क्लाइमेट यहाँ पे है, कोई प्लांट है, आप है, आपके भाई हैं, तो वो तैर के थोड़ी पहुँच जाएंगे वहाँ पे, उस हिसाब से बने ही नहीं हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो गई, यही चीज़ है, प्रॉब्लम अराइजेज रिगार्डिंग अकाउंट फॉर सच डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम अराइज होती है अकाउंटिंग फॉर सच डिस्ट्रीब्यूशन। फिर द ऑब्जर्वेशन दैट लेमर्स, और फिर एक ऑब्जर्वेशन क्या की जाती है कि जो लेमर्स हैं ऑकर इन इंडिया, लेमर्स इंडिया में ऑकर होते हैं, मेडागास्कर में भी पाए जाते हैं, अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। लेट्स सम टू कंसीडर अ कॉन्टिजियस लैंड मास ल्यूमेरिया। तो ये ऐसा लगा कि ये सब एक कंटिजियस लैंड मास का सब एक जुड़े हुए थे, इसको हम लेमुरिया कहते हैं, जहाँ पे लेमर पाए जाते हैं। लिंकिंग दीज 3 लैंड मासेस, जो कि इन 3 लैंड मासेस को आपस में जोड़ती हैं, किसको, मेडागास्कर को, इंडिया को और अफ्रीका को, और तीनों ही जगह अभी भी आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा हाई मिलेगी। फिर आगे आते हैं हमारे डायनासोर भाई साहब के पास। मेजोसॉरस जो होता है, मेजोसॉरस वाज अ स्मॉल रेप्टाइल, मेजोसॉरस एक स्मॉल रेप्टाइल है। तो इसने अडॉप्ट क्या किया, अडॉप्टेड टू शैलो ब्रैकिश वाटर, और ये जो है इसने खुद को अडॉप्ट किया शैलो ब्रैकिश वाटर में रहने के लिए। द स्केलेटन ऑफ दीज आर फाउंड ओनली इन 2 लोकेलिटीज़,
और ये सिर्फ और सिर्फ दो लोकेलिटीज़ पे पाया गया है, एक साउदर्न के प्रोविंस में साउथ अफ्रीका में और दूसरा इरावेन फॉर्मेशंस ऑफ ब्राज़ील में। और ये दो लोकेलिटीज़ प्रेजेंटली 4800 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं, विच इज़ एन ओशन इन बिटवीन देम। और यहाँ पे इनके दोनों के बीच क्या है, समुद्र है। अब उड़ के तो गया नहीं होगा, तो गया जाएगा कैसे। फिर नेक्स्ट देखते हैं फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग किसे कहते हैं। तो वेगनर ने सजेस्ट किया दैट मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट वाज कॉज्ड बाय पोल फ्लिंग फोर्स एंड टाइडल फोर्स। तो उन्होंने कहा कि पोल फ्लिंग फोर्स यानी पोल फ्लिंग फोर्स, अब जैसे मान लीजिए पोल है नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो एक फोर्स ये हो गया पोल फ्लिंग फोर्स। आगे देखिए यहाँ पे क्या है कि द पोल फ्लिंग फोर्स रिलेटेड टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये किससे रिलेटेड है, अर्थ के रोटेशन से। जैसे कि आप अवेयर हैं, यू आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट शेप। तो अर्थ की जो शेप होती है वो परफेक्ट शेप की नहीं होती, उसमें आप देखेंगे वो जिवाइड शेप की है। इट हैज़ अ बल्ज एट द इक्वेटर, और जब ये मूवमेंट करती है तो इसमें एक बल्ज क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपकी अर्थ है ना, ये मूवमेंट करने लगी तो ये ऐसे बन जाती है, ऐसे, यानी आपके इक्वेटर पे। इसी वजह से जो सेंटर से इसकी डिस्टेंस है वो ज़्यादा होती है, मैंने आपको पहले ही बताया पोल से कम होती है, तो ये बल्ज बन जाती है। एंड दिस बल्ज इज़ ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। और ये क्यों होती है, क्योंकि ये रोटेट कर रही है। तो द सेकेंड फोर्स दैट वाज सजेस्टेड बाय वेगनर, और जो दूसरी फोर्स है वेगनर जी ने जो सजेस्ट की थी वो टाइडल फोर्स थी, इज़ ड्यू टू द अट्रैक्शन ऑफ मून। क्योंकि मून और सन का जो अट्रैक्शन हो रहा है, जो कि टाइड लेके आ रहा है ओशनिक वाटर्स में, जो कि मैंने अच्छे से आपको पढ़ाया हुआ है। आप जाके अपनी पुरानी मेरी वीडियोस देखेंगे, आगे वाले चैप्टर्स देखेंगे। वेगनर बिलीव दैट दीज फोर्सेज वुड बिकम इफेक्टिव। वेगनर का ये मानना था कि ये फोर्सेस इफेक्टिव हैं जब अप्लाइड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स में जब ये एक दूसरे के ऊपर पड़ रही हैं, तो ये हो सकता है बहुत इफेक्टिव रही हों और धीरे धीरे अलग कर दी हों। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कॉलर्स कंसीडर दीज फोर्सेस टू बी टोटली इनएडिक्वेट। लेकिन और अदर जो स्कॉलर्स हैं वो ये कहते हैं कि नहीं भाई, ये तो ना, तो इसमें ताकत नहीं है कि ऐसा कर देगा। और फिर स्टडीज़ हुई, फिर और जो है थियरीज आई। इसमें क्या हुआ, पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़, यानी ड्रिफ्ट के बाद क्या हुआ कि इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट फॉर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट मोस्ट ऑफ द एविडेंसेस वर कलेक्टेड फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल एरियाज इन फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फाउना और डिपॉजिट लाइक टिलेट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए कॉन्टिनेंटल एरियाज से, किस फॉर्म में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा यानी पेड़ों के या फिर पशुओं एनिमल्स के माध्यम से उनकी, या फिर कोई डिपॉजिट्स हो जैसे कि टिलेट्स हो गया। अ नंबर ऑफ डिस्कवरीज ड्यूरिंग पोस्ट वर्ल्ड वार 2, और यहाँ पे फिर डिस्कवरीज की गई पोस्ट वर्ल्ड वार यानी वर्ल्ड वार 2 के बाद। पीरियड एडेड न्यू इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे नई नई इन्फॉर्मेशन ऐड की गई। क्या कि पार्टिकुलरली द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड फ्रॉम द ओशन फ्लोर मैपिंग प्रोवाइडेड न्यू। फिर यहाँ पे ओशन फ्लोर की मैपिंग की गई जिसने नए डायमेंशंस इसमें खोल दिए। ओशन फ्लोर मैपिंग में क्या आया, पहले हम ये मानते थे कि जो हमारा ओशन फ्लोर है वो एकदम ऐसे फ्लैट है, लेकिन बाद में ये पता चला कि ना ना ना, आवर ओशन फ्लोर इज़ नॉट फ्लैट, बल्कि यहाँ पर बड़े बड़े माउंटेन्स हैं जो कि हिमालय से भी ज़्यादा बड़े हैं। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जैसे कि मरियाना ट्रेंच, जिसमें आप घुसते चले जाएंगे और बहुत किलोमीटर तक घुस जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टडी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स के बारे में बताती है। फिर ये अब जब बात आती है नेक्स्ट कन्वेंशनल करंट थियरी, ये क्या है, फिर आर्थर होम्स जी आते हैं 1930 में, जिन्होंने डिस्कस किया द पॉसिबिलिटी ऑफ कन्वेंशन करंट्स ऑपरेटिंग इन द मेंटल पोर्शन। तो यहाँ पे एक कन्वेंशन करंट चल रही है, कहाँ पे, मेंटल पोर्शन में। और ये करंट, दीज करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। तो ये क्यों जनरेट होती हैं, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि कॉज कर रहे हैं थर्मल डिफरेंसेस मेंटल पोर्शन में। थर्मल डिफरेंस मतलब कहीं टेम्परेचर थोड़ा कम कहीं ज़्यादा है, तो अगर कम ज़्यादा होगा तो फिर उसमें मूवमेंट होने लगेगी, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट हैं वो जनरेट करेंगे इन करंट्स को। तो हॉम्स आर्ग्यूड दैट देयर एग्जिस्ट अ सिस्टम ऑफ सच करंट। तो यहाँ पे ऐसा कोई सा करंट वाला सिस्टम है जो कि पूरे ही एंटायर मेंटल पोर्शन में है। दिस वाज एन अटेम्प्ट टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन टू द इशू ऑफ फोर्स। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये तो था कि भैया चलो ठीक है, हम तो ये मान लेते हैं, आपने एविडेंस दिया, यस वी आर एग्रीइंग, बट व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, बिकॉज इफ यू आर डूइंग अ साइंटिफिक रिसर्च देन देयर शुड बी अ कॉज ऑफ एवरी फिनोमेना एंड यू आर नॉट प्रोवाइडिंग द एविडेंसेस एक्यूरेटली दैट व्हाट फैक्टर व्हाट फोर्स कॉज देम टू सेपरेट टू स्प्लिट फ्रॉम ईच अदर। और आप जो बता रहे हैं दैट इज नॉट दैट मच ऑफ सफिशियंसी, उनके पास इतनी पावर नहीं है दैट दे कैन स्प्लिट ऑल दीज थिंग्स, सो दैट्स अ रीजन व्हाई इट इज नॉट वैलिड पॉइंट, सो यू हैव टू फाइंड आउट to prove your
पॉइंट। तो यहाँ पे ये इस फोर्स की प्रॉब्लम को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं कि इट डज नॉट हैव टू लिंक इट विद एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स, बल्कि हमारी अर्थ के अंदर ही मेंटल में ही ऐसे कन्वेक्शन करेंट्स हैं विच आर द रीजन, विच आर द प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्लिट। तो ये यही चीज़ बता रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट डिस्कार्डेड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, और जिसकी बेसिस पर क्या किया, कंटेम्प्रेरी यानी उनके साथ वाले साइंटिस्टों ने यहाँ पर डिस्कार्ड कर दिया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। अब मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर, फिर यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर खुलता है हमारा कि अब हम मैपिंग कर रहे हैं। चले रुको, वो वाली थियरी तो हम बाद में देखेंगे। अभी ये तो नई चीज़ आई है ना कि ये तो यार अनइवन, पहले तो हम समझते थे एकदम पूरा फ्लैट होगा, प्लान होगा, जैसे कि हम देखते हैं नदी उदी में देखें, सूखी नदी होगी लगभग फ्लैट से दिखती है, लेकिन यार समुद्र साला फ्लैट ही नहीं है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आगे आइए। मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर, डिटेल रिसर्च ऑफ द ओशन कन्फिग्रेशन। यहाँ पे डिटेल रिसर्च होती है ओशन कन्फिग्रेशन की। रिवील दैट ओशन फ्लोर इज नॉट जस्ट अ वास्ट प्लेन, जो ओशन फ्लोर है वो वास्ट प्लेन नहीं है, बट इट इज़ फुल ऑफ रिलीफ। यहाँ पर ये रिलीफ का, इसमें बहुत सारे रिलीफ्स हैं, फुल है उससे। एक्सपेडिशन टू मैप द ओशन फ्लोर इन द पास्ट पोस्ट वर्ल्ड वार टू, और ये शुरुआत कब से हुई, 2 वर्ल्ड वार 2 के बाद। पीरियड प्रोवाइडेड अ डिटेल पिक्चर ऑफ द ओशन रिलीफ, और इसमें भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टडीज़ हुई हैं जो कि अभी आपको आगे पता चलने वाली हैं, जिन्होंने इंडिकेट किया जो एग्जिस्टेंस है ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन रेंजेस। ऐसे माउंटेन रेंजेस हैं जो इनके अंदर सबमर्ज हुए हैं। डीप ट्रेंचेस हमें मिलेंगे, मोस्टली लोकेटेड क्लोजर टू द कॉन्टिनेंट मार्जिन, जो कि कॉन्टिनेंट मार्जिन के से क्लोजली जो है लोकेटेड हैं। द मिड ओशन रीजन, जैसे कि आपका मिड MOR हो गया, वर टू फाइंड टू बी मोस्ट एक्टिव ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन, यानी MOR सबसे ज़्यादा एक्टिव है। यानी यहाँ पे तो हमें इतने वॉल्केनोज दिखते हैं जिसमें से बहुत ज़्यादा डोरमेंट हैं, वो काम ही नहीं करते, कुछ एक्टिव हैं, वो बहुत सालों से फटे नहीं हैं, लेकिन इसके नीचे तो भाई साहब इतने बड़े बड़े वॉल्केनोज हैं जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। और द डेटिंग ऑफ रॉक्स फ्रॉम द ओशनिक क्रस्ट, और फिर हम डेटिंग करना शुरू किए, जो वहाँ पर रॉक्स मिली क्रस्ट की, उन्होंने रिवील किया द फैक्ट दैट दे आर मच यंगर देन द कॉन्टिनेंटल एरियाज। तो उन्होंने ये बताया कि वो बहुत यंग हैं कॉन्टिनेंटल एरियाज से। क्यों, इसका क्या कारण है? अब इसका ये कारण हो सकता है कि अंदर से अभी ऐसे लावा आ रहा है और फिर यहाँ पे प्लेटों की फॉर्मेशन हो रही है। ये अच्छी तरीके से प्लेट टेक्टोनिक में आप पढ़ेंगे कि कैसे नई क्रस्ट की फॉर्मेशन होती है। जब लावा ऐसे आता है तो फिर ये आगे वाली एक्सपेंड करती हैं और ऐसे लावा आता जाएगा और आपकी जो सरफेस है उस पर नई नई लेयर बनती जाएंगी। रॉक ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ ओशनिक रीजेस हैविंग इक्विडिस्टेंट लोकेशन, तो जो रॉक्स हैं आइदर साइड ओशनिक रीजेस की, जैसे ये ओशनिक रीजेस हैं, इनकी आइदर साइड में ये जो रॉक्स हैं इनकी इक्विडिस्टेंस, जैसे यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ गए, इक्विडिस्टेंस पे हम देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, रॉक ऑन द आइदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ ओशनिक रीजेस हैविंग इक्विडिस्टेंट लोकेशन फ्रॉम द क्रेस्ट वर फाउंड टू हैव रिमार्केबल सिमिलरिटीज। और फिर यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की एनालिसिस की गई, जांच की गई, तो उसने भी ये प्रूव किया कि इनमें दोनों में सिमिलरिटीज़ है। इसका क्या मतलब है कि नीचे से ऐसे निकली, दोनों तरफ गई, दोनों तरफ गई, दोनों तरफ गई, तो ये बराबर, ये बराबर, ये बराबर हो जाएंगी। तो ये चीज़ कह रहा है बोथ इन टर्म ऑफ दियर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड दियर एज, क्योंकि यहाँ पे इनकी एज भी बराबर होगी और इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जैसे ये फॉर्म हुई हैं, वो भी हमें सेम लगेगी। ओशन फ्लोर कन्फिग्रेशन, अब ओशन फ्लोर कन्फिग्रेशन की हम बात करते हैं। तो इन दिस सेक्शन वी शैल नोट अ फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू द ओशन फ्लोर कन्फिग्रेशन, और इस सेक्शन में हम नोट करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें किससे रिलेटेड, ओशन फ्लोर कन्फिग्रेशन से रिलेटेड, जो कि हमें हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, यानी ओशंस और की डिस्ट्रीब्यूशन समझने में हमें मदद करेगा। यू विल बी स्टडिंग इन द डिटेल, यू विल बी स्टडिंग द डिटेल्स ऑफ ओशन फ्लोर, तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे डिटेल ओशन फ्लोर की चैप्टर 13 में, जो कि हमने पढ़ ली है। आप जाके उसको देख लीजिए क्या होता है, कहाँ पे सेल्फ ब्रेक हो रही है, कहाँ पे हमें गर्ड्स देखने को मिलेंगे, कहाँ हमें गड्ढे देखने को मिलेंगे, तो क्रीक्स, ये सब वगैरह मैंने पढ़ाया है, जाके आप देखिए क्या सही है क्या गलत बोल रहा हूँ, सब पता चल जाएगा। फिर कहना सर तो आप तो थोड़ा गलत भी बोल देते हैं बीच बीच में। द ओशन फ्लोर में बी सेगमेंटेड इनटू 3 मेजर डिवीजन्स, और ये जो ओशन फ्लोर है वो सेगमेंट की जा सकती है 3 मेजर डिवीजन में, बेस्ड ऑन द डेप्थ, उनकी डेप्थ की आधार पर, एज वेल एज फॉर्म ऑफ रिलीफ और उनकी फॉर्मेशन। फिर यहाँ पे देखिए
सी लेवल यहाँ पे दिया गया है, सी लेवल है, और यहाँ से कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। अब यहीं से कॉन्टिनेंटल, ये सेल्फ ब्रेक इसको हम कहते हैं, क्योंकि यहाँ से ये जो सेल्फ है वो क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। और इधर को देखेंगे तो ये आपका यहाँ तक कॉन्टिनेंट है, फिर यहाँ से कॉन्टिनेंटल स्लोप आया। ब्रेक का मतलब यहाँ से एक पहले ऐसे 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 एलिवेशन कम था, तो यहाँ से एकदम से एलिवेशन हाई हो गया और ये नीचे भागने लगी, तो इसको हम इसलिए कहेंगे, ये देखिए ब्रेक कहेंगे। और फिर ये आपका सी लेवल है, यहाँ पे एवरेज डेप्थ यहाँ तक आएगी, ओशन फ्लोर फिर यहाँ से शुरू होता है, फिर यहीं पे आपका जो है डिफरेंट चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो वो चीज़ हम देखेंगे। चैप्टर 13 जाके पढ़िए, सब समझ में आएगा। दीज डिवीजन्स आर कॉन्टिनेंटल मार्जिन, ये जो डिवीजन है कॉन्टिनेंटल मार्जिन है, डीप सी बेसिन हैं एंड मिड ओशन रिजेस हैं, यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अबिशल प्लेन की बात करते हैं। दीज आर एक्सटेंसिव प्लेन्स, ये जो अबिशल प्लेन होते हैं ये एक्सटेंसिव प्लेन होते हैं। दैट लाई बिटवीन द कॉन्टिनेंटल मार्जिन, जो कि लाई कहाँ करती है, कॉन्टिनेंटल मार्जिन में लाई करती है, एंड मिड ओशनिक रीजेस, और मिड ओशनिक रीजेस में लाई करती है। द अबिशल प्लेन्स आर द एरियाज वेयर कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट्स दैट मूव बियॉन्ड द मार्जिन गेट डिपॉजिटेड। जो अबिशल प्लेन है वो ऐसी एरिया होती है जहाँ पे कॉन्टिनेंटल सेडिमेंट जो कि मूव बियॉन्ड द मार्जिन गॉट डिपॉजिटेड, वो डिपॉजिट हो जाते हैं। मिड ओशनिक रीजस की बात करते हैं, MOR, दिस फॉर्म्स एन इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन। तो यहाँ पे एक इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम है। जैसे आप हिमालय देखेंगे तो वहाँ से आपका शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है हिमालय, आप जाएंगे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तो वहाँ से ऐसे शुरू होके ऐसे आया हिमालय, फिर धीरे धीरे ऐसे आते आपको आपके कहाँ आएगा, कश्मीर में, कश्मीर से नीचे और आइए, फिर ऐसे नेपाल में होते हुए फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर नॉर्थ ईस्ट में पहुँच जाएगा, फिर ऐसे जाके ऐसे मुड़ जाता है, तो वही एक चेन बनाती है। तो वो चेन के बारे में बता रहा है कि ऐसे ही मिड ओशनिक रीजन में भी ऐसे सीधा लंबा एक चेन बनाई है, किसका, माउंटेन सिस्टम का। इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये सबसे बड़ा है, लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन ऑन दी सरफेस ऑफ अर्थ। अगर आपसे पूछे कि सरफेस ऑफ अर्थ पर, कॉन्टिनेंट पर नहीं, लैंड पर नहीं, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, तो आप क्या कहेंगे, ये है मिड ओशन रीजस। दो सबमर्ज अंडर ओशनिक वाटर, इट इज कैटेगराइज बाय सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम। तो इसमें क्या है, सेंट्रल रिफ्ट सिस्टम होता है एट क्रेस्ट, ए फ्रैक्शनल प्लेट्यू एंड अ फ्लैंक जोन ऑल अलोंग इट्स लेंथ। और यहाँ पे हमें एक फ्रैक्शनड प्लेट्यू देखने को मिलेगा और एक फ्लैंक जोन देखने को मिल जाएगा इसकी लेंथ के पास में। द रिफ्ट सिस्टम एट द क्रेस्ट इज अ जोन, जो रिफ्ट सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक जोन होता है ऑफ इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी, यानी जहाँ पे इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है दिस टाइप ऑफ वॉल्केनोस के बारे में, मिड ओशनिक वॉल्केनोस के बारे में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक और वॉल्केनोस की बात करते हैं। स्टडी द मैप शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्मिक एक्टिविटी 4.2, यू विल नोटिस दैट लाइन ऑफ डॉट इन सेंट्रल पार्ट्स ऑफ अटलांटिक ओशन। तो यहाँ पे ये मैप पढ़ने की बात बता रहा है, तो यहाँ पे आप देखिए ये है, तो ये आप मैप अच्छी तरीके से पहले देख लीजिए। यहाँ पे रिंग ऑफ फायर्स हैं, और रिंग ऑफ फायर इधर इधर इधर, तो ये रिंग बना रही हैं। यहाँ पे हवाई है, और इधर देखेंगे, फिर इधर आएंगे गैलापागोस है, फिर इधर देखिए एक ऐसे 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 पूरा एक चेन बना रहा है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम, यहाँ पे देखिए लिखा है, ये है वॉल्केन, शैलो अर्थक्वेक सेंटर्स हैं, हॉट स्पॉट हैं, यानी जहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ वॉल्केनिक इरप्शन होती हैं, हॉट स्पॉट बना दिया गया है इसको। फिर वॉल्केनिक इरप्शन जहाँ जहाँ होती हैं ये देखिए इस छोटे छोटे डॉट्स में हैं। फिर डीप अर्थक्वेक जोन्स जहाँ जहाँ हैं वो डार्कर में दिए गए हैं, यहाँ पे ये देखिए, ये आपके इंडिया के पास ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ से ये जाके प्लेट तो एक दूसरे से टकरा रही है। तो ये आप फिगर देख लिए हैं, अपनी बुक खोल के देखिए, उसके बाद हम चलते हैं। यू विल नोटिस दैट लाइन डॉट्स इन सेंट्रल पार्ट्स ऑफ अटलांटिक ओशन ऑलमोस्ट पैरेलल टू द कोस्ट लाइन, के पैरेलल ही हैं अटलांटिक ओशन में, और ये जो डॉट्स हैं पैरेलल दिखेंगे। इट फर्दर एक्सटेंड इन द इंडियन ओशन, और ये फर्दर इंडियन ओशन में आपको देखने को मिल जाएंगे। इट बाइफरकेट्स अ लिटिल साउथ ऑफ द इंडियन ओशन, और ये इंडियन ओशन से थोड़ा सा साउथ की तरफ चलती हुई आपको नज़र में आएंगी। तो आप ऐसे खोल के देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, और मैं ऐसे लाइन बता रहा हूँ। तो मैप एक बार देख लीजिएगा, मैप देखना समझना इंपॉर्टेंट होता है, उसको अगर आप एक एक लाइन पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने वाली हैं।
और सामने से देखना और उसको एक्सप्लेन करने में आपको थोड़ी सी कठिनाई होती है, पर यही चीज़ है कि एक बार आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि पोजीशन में आपको थोड़ा रेफरेंस देना पड़ता है। अच्छा इस साइड से जा रही है, अच्छा इंडिया में है, फिर इंडिया से ऐसे घूम गई है, तो ऐसे रेफरेंस से लिखना पड़ता है। तो ये चीज़ आपके लिए होती है थोड़ा सा मुश्किल, लेकिन काम चल जाएगा आपका। ईस्ट अफ्रीका एंड अदर मीटिंग अ सिमिलर लाइन, और ईस्ट अफ्रीका में देखेंगे दूसरी जगह एक ऐसी सिमिलर लाइन देखने को मिलेगी, कहाँ से, म्यांमार टू न्यू गिनिया तक। यू विल नोटिस दैट दिस लाइन इज डॉट कोइंसाइड विद द मिड ओशनिक रीजेस, और आप देखेंगे कोइंसाइड किससे करती है, मिड ओशनिक रीजेस से। द शेडेड बेल्ट शोइंग अनदर एरिया ऑफ कंसंट्रेशन कोइंसाइड्स, तो यहाँ पे जो शेडेड बेल्ट है वो ऐसी एरिया को पर शो कर रहा है जहाँ पे कंसंट्रेशन कोइंसाइड्स विद अल्पाइन हिमालयन सिस्टम एंड रिम ऑफ द पैसिफिक ओशन, तो यहाँ पे अल्पाइन हिमालयन सिस्टम से और रिम ऑफ ओशनिक पैसिफिक ओशन से, इन दोनों से कनेक्ट कर रहा है। इन जनरल द फोसी ऑफ द अर्थक्वेक इन एरिया ऑफ मिड ओशनिक रीजेस आर एट शैलो डेप्थ वेरास, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे जनरली कहने की कोशिश कर रहा है जो फोसी होता है ऑफ द अर्थक्वेक, यानी फोकल एरिया जो होता है जहाँ ज़्यादा अर्थ आते हैं, जहाँ ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, इन एरियाज मिड ओशनिक रेसेस आर एट शैलो डेप्थ, वो शैलो डेप्थ पे मिल जाएंगे। जबकि वेरास अलोंग द अल्पाइन हिमालयन बेल्ट, और अल्पाइन हिमालयन बेल्ट के पास एज वेल एज रिम ऑफ द पैसिफिक पे द अर्थक्वेक्स आर डीप सीटेड वन, वहाँ पे बहुत डीप सीटेड हैं, नीचे से आ रहे हैं। द मैप ऑफ वॉल्केनोज ऑल्सो शोज अ सिमिलर पैटर्न, और जो मैप है वॉल्केनोज का ऐसा ही पैटर्न शो कर रहा है। द रिम ऑफ पैसिफिक इज ऑल्सो कॉल्ड रिम ऑफ फायर, और इसको रिम ऑफ फायर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज है, और एग्जिस्टिंग वॉल्केनोज हैं तो वॉल्केनोज क्या देते हैं, मैग्मा देते हैं, फायर देंगे, एनर्जी देंगे, इसलिए इसको ऐसा कह दिया जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, अब हम बात करते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग थियरी को, जो कि नेक्स्ट हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं।